हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन हब। आज हम लोग लाइफ प्रोसेस के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। अगर हम लोग एक बच्चे से पूछें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, तो बच्चे क्या जवाब देते हैं? मैम, सांस लेना सांस छोड़ना रेस्पिरेशन होता है। बट ऐसा नहीं होता बच्चों। रेस्पिरेशन के अंदर दो मेन प्रोसेसेस आती हैं। फर्स्ट इज ब्रीदिंग एंड सेकेंड इज सेल रेस्पिरेशन। चलो हम लोग इन दोनों के बारे में स्टडी करें। हाँ, तो बच्चों अब हम लोग ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस करते हैं। ब्रीदिंग क्या होता है? इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड रिमूवल ऑफ फाउल एयर। दैट मीन्स अच्छी हवा को अंदर लेना और गंदी हवा को बाहर निकालना। रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। दैट मीन्स फूड का ऑक्सीडेशन होना जिससे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में टूट जाए। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। ब्रीदिंग के अंदर कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती, रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है जो एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। ब्रीदिंग एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है और रेस्पिरेशन जो है इंट्रा सेलुलर प्रोसेस है। दैट मीन्स सेल के अंदर होता है। ब्रीदिंग में एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते, रेस्पिरेशन के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। ब्रीदिंग कन्फाइंड टू सर्टेन ऑर्गन्स। दैट मीन्स ये कुछ ऑर्गन्स तक सीमित रहती है। जैसे कि हम लोग कहते हैं नेसल कैविटी, ब्रोंकियल्स, लंग्स, इन सब का इसमें रोल होता है। जबकि रेस्पिरेशन जो है बॉडी के हर सेल के अंदर होती है। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग ब्रीदिंग के ही टू प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रीदिंग में भी दो प्रोसेसेस होती हैं बच्चों, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो इनहेलेशन होता है ब्रीद इन एंड एक्सहेलेशन होता है ब्रीथ आउट। नेक्स्ट आता है इसके बारे में डिफरेंसेस करते हैं। इनमें प्रोसेसेस में होता क्या है? जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं तब हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटन हो जाता है ताकि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ सके, इंक्रीज हो सके। और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं हमारा डायफ्राम एक्सपेंड एंड रिलैक्स हो जाता है ताकि थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो सके। अब इनहेलेशन में लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर हवा भर जाती है, जबकि एक्सहेलेशन में लंग्स जो है वो कंप्रेस हो जाती है। दैट मीन्स सिकुड़ जाते हैं। इनहेलेशन में एयर प्रेशर इन द लंग्स डिक्रीज्ड। एयर प्रेशर जो लंग्स के अंदर है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, जबकि एक्सहेलेशन के अंदर वो बढ़ जाता है। इनहेलेशन में क्या होता है कि जो एयर प्रेशर में डिफरेंस हुआ, बाहर की हवा और अंदर की हवा के अंदर जो डिफरेंस हुआ उसकी वजह से हवा लंग्स के अंदर धकेल दी जाती है, जबकि एक्सहेलेशन में इस डिफरेंस की वजह से लंग्स से हवा को बाहर की तरफ धकेल दिया जाता है। तो बच्चों ये तो था हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस। अब हम लोग रेस्पिरेशन के टू पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन के टू टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों रेस्पिरेशन भी दो टाइप्स का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन होता किन में है? प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो बैक्टीरिया, यीस्ट सेल, प्रोकैरियोट्स एंड मसल सेल्स में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा एफिशिएंट होता है एनएरोबिक की अपेक्षा। वो कैसे? एरोबिक रेस्पिरेशन के में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऐसा नहीं होता, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के जो एंड प्रोडक्ट होते हैं, एंड प्रोडक्ट का मीन्स हो गया जब ग्लूकोज टूटता है तो लास्ट में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो होते हैं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो एथल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है बहुत लंबा टाइम लेती है, लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो मच लेस टाइम लेती है। तो बच्चों अब ये हमने इसके भी टू टाइप्स पढ़ लिए। अब हम लोग आगे की तरफ रेस्पिरेटरी पाथ के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में आगे बढ़ते हैं। अब रेस्पिरेटरी पाथ में सबसे पहले हमारे पास आता है नोज से हम लोग हवा को अंदर लेते हैं यानी इनहेल करते हैं। हवा हमारी नेसल कैविटी में जाती है। नेसल कैविटी के अंदर बहुत सारे हेयर्स होते हैं और नेसल कैविटी की जो इनर वॉल होती है वो म्यूकस से लाइनिंग होती है। अब हवा अंदर जाती है तो ये
हेयर्स क्या करते हैं, जो एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। दैट मीन्स हवा छन जाती है एक तरीके से। और जो म्यूकस लाइनिंग होती है, जो इनर लाइनिंग जो म्यूकस की बनी हुई है, वो उस एयर के अंदर प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल को चिपचिपा कर देती है ताकि वो इस हेयर्स के साथ अच्छे से ट्रैप हो पाए। अब जो एयर है वो आगे फेरिंग से होती हुई, लैरिंग से होती हुई, ट्रैकिया से होती हुई बढ़ती है आगे। अब ट्रैकिया जो है आगे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है, जैसे ब्रोंकी बोलते हैं। दैट मीन्स इसकी 2 ब्रांचेस निकल जाती हैं जो दोनों लंग्स के अंदर एंटर करती हैं। ब्रोंकी जो है वो आगे ब्रोंकियल्स में फर्दर डिवाइडेड हो जाती है और हर ब्रोंकियल्स के सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो एयर सैक, दैट मीन्स एल्वियोलाई कहलाता है। अब हम लोग एल्वियोलाई के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि ये मेन जगह है जहाँ पर एयर के अंदर से ब्लड के साथ, एयर और ब्लड के बीच में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का आना जाना होता है। अब देखिए, आपको मैं एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है। इसके अंदर बहुत, एल्वियोलाई की जो वॉल्स होती हैं उसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। अब यहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूज़न किस तरीके से होता है वो आपको शो किया गया है। एल्वियोलाई के अंदर जब हवा अंदर एंटर करती है तो यहाँ पर कैपिलरी की वॉल और एल्वियोलाई की वॉल्स जो होती हैं उसके अंदर से ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न होता है। ऑक्सीजन जो है वो ब्लड कैपिलरी के अंदर चली जाती है। ब्लड कैपिलरी के अंदर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट इस ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और फिर ब्लड के थ्रू यह पूरी सभी सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। और इसके अलावा ब्लड कैपिलरीज के अंदर प्लाज्मा, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिज़ोल्व्ड फॉर्म में होती है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी की वॉल्स और एल्वियोलाई के वॉल को क्रॉस करके, दैट मीन्स डिफ्यूज़न के थ्रू एल्वियोलाई में आ जाती है जहाँ से इसे रश आउट कर दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों की ऑक्सीजन जो है वो सेल्स के अंदर पहुंच चुकी है ब्लड के थ्रू। वहाँ पर ऑक्सीजन का रोल क्या होता है? सेल के अंदर पहले से प्रेजेंट ग्लूकोज जो है, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, वो पायरुवेट में टूट चुका होता है। पायरुवेट जो है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो ग्लूकोज होता है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। अब पायरुवेट जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, जब ऑक्सीजन वहाँ पर पहुँचती है तो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, ऑक्सीजन भी माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचती है। वहाँ पर क्रेब साइकिल होता है और पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर और एनर्जी में टूट जाता है और ये एनर्जी जो है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर दी जाती है। बाई चांस अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में देखें, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती, जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वहाँ पर ये पायरुवेट जो है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है और एनर्जी को रिलीज़ करता है और यह एनर्जी भी एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। बट इस केस के अंदर एनर्जी कम रिलीज़ होती है। अब आता है हमारे पास एक थर्ड केस, इन मसल सेल्स। मसल सेल्स में क्या होता है, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं या कुछ एक्स्ट्रा वर्क करते हैं जिसके अंदर हम लोगों के पास काफ़ी मेहनत का काम किया जाता है, अब वहाँ पर भी हम लोगों को खूब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब एनर्जी के लिए खाने का टूटना ज़रूरी है, ग्लूकोज का टूटना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ग्लूकोज को टूटने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बाई चांस तब हम लोग ज़ोर ज़ोर से सांस लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस ग्लूकोज को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, दैट मीन्स ऑक्सीजन की एफिशिएंसी कंप्लीट नहीं हो पाती, तब ये ग्लूकोज जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन में भी टूट जाता है, ऑक्सीजन की कमी में भी टूट जाता है। तो ऑक्सीजन की कमी में जब यह ग्लूकोज टूटता है तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी फॉर्म होती है। यह एनर्जी भी कम एटीपी बनाती है। अब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से हमारी मसल सेल्स के अंदर क्रैम्प शुरू हो जाती है। दैट मीन्स मसल्स की सेल्स जो है पेन करना शुरू करती है। आपने देखा होगा बच्चों, जब हम लोग खूब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल सेल्स में पेन होना शुरू हो जाता है, तो वो इसी वजह से होता है, इसी लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। अब इसे सही कैसे किया जाता है? या तो उन मसल सेल्स पर गरम तेल की मालिश कर दी जाए, मसाज कर दी जाए, और या फिर उसे गर्म पानी में रखा जाता है तो कुछ टाइम बाद लैक्टिक एसिड जो है वापस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमारी दर्द ठीक हो जाती है। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ ऑक्सीजन के केस में ही ऐसा होता है। ओके बच्चों, अब हम लोग आगे कर
मेन हमारी एनर्जी करेंसी दैट मीन्स एटीपी के बारे में पढ़ते हैं। एटीपी होता क्या है? यह एक तरीके का न्यूक्लियोटाइड होता है जिसका नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल एनर्जी होती है। होता क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं। जब एनर्जी रिलीज़ होती है यानी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बाद जो एनर्जी रिलीज़ हुई है वो एनर्जी क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट एडीपी एंड पी को दैट मीन्स फॉस्फेट को जोड़ने का काम करती है, जिससे एटीपी बनता है। अब ये एटीपी हमारी एनर्जी करेंसी कहलाती है। यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर रहती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर है, जब भी हम लोगों को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तब यह एटीपी दोबारा एडीपी और पी में टूट जाती है और एनर्जी रिलीज़ कर देती है, जिसे हम लोग यूज़ कर लेते हैं। और जब एटीपी की क्वांटिटी हमारी बॉडी में कम होने लगती है, हमें वीकनेस महसूस होनी शुरू हो जाती है और हम लोग फिर से खाना खाते हैं और फिर से सबको प्रोसेस शुरू हो जाती है। हाँ जी बच्चों, तो ये थी हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो